नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ध्वनि ध्वनि के अभिलक्षण हम देख रहे थे और यह टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि प्रश्न आएंगे तो इसी में से आएंगे मैक्सिमम। ध्वनि के जितने भी गुण हैं उसको पढ़ लीजिए अच्छे से, कोई भी एग्जाम हो। ये जो गुण मैंने बताया है इसी से प्रश्न आने वाले, तो इसीलिए ध्वनि में आपको अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, ये सब तो कंसेप्ट क्लियर हो गया है। मुख्य रूप से जो क्लियर नहीं हो पाता है वो यही चीज है कि ध्वनि में क्या क्या गुण है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। खासकर पिच को बहुत अच्छे से समझिएगा, अभी प्रश्न उसी से बन रहे हैं। आज हम देखेंगे ध्वनि से जुड़ा हुआ एक और इंपॉर्टेंट गुण जिसे कहा जाता है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि 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 कैसे बोला मैंने? रिपीटेशन करके, यही प्रतिध्वनि है। बस आपको यही चीज समझ में आनी चाहिए। प्रतिध्वनि अर्थात इंग्लिश में बोला जाता है इसको इको। प्रतिध्वनि इंग्लिश में बोला जाता है इको। हेलो 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 हेलो, माइक पे देखे होंगे, यही है आपका इको। अब इसको ध्यान से समझिएगा कि क्या हम जो माइक में बोलते हैं वो इको है, या कोई पहाड़ी इलाके पे जब जाएंगे आप तो चिल्लाएंगे करण 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 करण, सीते 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 सीते। यही प्रतिध्वनि है। अर्थात जब कोई ध्वनि तरंग किसी पर्वत, पहाड़ या किसी कठोर स्तर से टकरा कर वापिस आए और हमें सुनाई दे तो वही कहलाती है प्रतिध्वनि। ध्यान रखिएगा मैंने क्या कहा कि वही जो ध्वनि तरंग है वापिस आ रही है, अर्थात इको को हम सरल भाषा में क्या कह सकते हैं? ध्वनि का परावर्तन। प्रतिध्वनि का अर्थ भी वही है, ध्वनि का परावर्तन। जब कोई ध्वनि किसी कठोर सतह से टकराकर, कोई चिकनी सतह से टकराकर वापिस हमारे कानों तक आती है और जो हमने बोला है वही हमको सुनाई दे तो वह कहलाती है प्रतिध्वनि अर्थात इको। बोलेंगे सर हम जो माइक में यूज करते हैं, माइक में तो हमको ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा आवाज कहीं जाके टकराए और टकराने के बाद वापिस आए। वो तो छोटा सा जगह होता है, छोटे से जगह पे माइक लगा दीजिए, इको सिस्टम लगा दीजिए और इको सिस्टम चालू कर दीजिए, आपको हेलो 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 सुनाई देगा। वो कैसे होता होगा? हम पढ़ते हैं और प्रैक्टिकल में कुछ और होता है। हमने पढ़ा प्रतिध्वनि की किसी पहाड़, पर्वत या किसी चिकनी सतह से, कठोर सतह से टकराकर हमको वापस सुनाई देगी तब प्रतिध्वनि होगा। जबकि जो साउंड सिस्टम में यूज होता है उसमें किसी प्रकार का कोई पर्वत, पहाड़ की बात नहीं की जाती, सीधा माइक लगा दीजिए आपको सुनाई देगा। तो उसका कारण ध्यान से समझिएगा। जो साउंड सिस्टम में इको प्रयोग किया जाता है उसमें आवाज को, ध्वनि तरंगों को कुछ सेकंड के लिए रोक दिया जाता है। क्यों रोका जाता है? जब भी प्रतिध्वनि होती है तो क्या आप जैसे ही बोलेंगे वैसी सुनाई देगी? पहाड़ से नहीं सुनाई देती, उसमें कुछ एक समय लगता है, निश्चित समय। उस समय के बाद ही हमको वो आवाज सुनाई देगी, भले ही वो समय 0.1 सेकंड हो, 0.2 सेकंड हो या 0.01 सेकंड हो, कुछ समय के बाद ही होगा। तो जो साउंड सिस्टम प्रयोग किया जाता है उसमें इसी का यूज किया जाता है, किसका? समय का। अर्थात आपने जो बोला, साउंड माइक्रोफोन द्वारा जो बोला है उसी को 1 सेकेंड या 0.01 सेकेंड या 0.02 सेकेंड के लिए रोक दिया जाता है और रोक के फिर चलाया जाता है, पहला। दूसरा है उसमें आवाज को थोड़ा कम किया जाता है। पहले आप जो बोलेंगे उससे थोड़ा सा साउंड को कम कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद जो रिपीट होगा उससे थोड़ा साउंड कम कर दिया जाएगा। तो ये साउंड को थोड़ा सा कम करके रिवर्बल करते हैं, अर्थात रिपीट करते हैं उसी साउंड को, इसीलिए हमको इको जैसा लगता है। लेकिन रियल में जो इको है वह ध्वनि का परिवर्तन है, चाहे वह किसी पर्वत पठार पे हो या हो सकता है आप किसी कमरे में बैठे हो, कमरा जब खाली हो जाता है, खाली होता है तो आपको अपनी ही आवाज सुनाई देने लगती है। आ रहा है समझ में? तो वही जो सुनाई हमको रिपीट देता है वो क्या है? प्रतिध्वनि है, ध्वनि का परिवर्तन हो रहा है। अब
ध्वनि का परिवर्तन तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ध्वनि के परिवर्तन के लिए ऐसे कौन कौन से कंडीशन है जो फॉलो होंगे तभी ध्वनि का परिवर्तन होगा, इस चीज को ध्यान रखिए। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप जब कमरे में बोलते हैं तो आप कोई भी नाम बोलेंगे, गोलू तो गोलू 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 गोलू, या मोनू मोनू मोनू, ऐसा नहीं सुनाई देगा आपको, एक कंजर टाइप का लगने लगे, गूंज जिसे बोला जाता है, शोर, उसमें स्पष्ट समझ में नहीं आता है। तो इसमें दूरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ध्वनि किस समय के बाद परिवर्तित हो रही है वो इंपॉर्टेंट होता है, तो उससे बन जाता है गूंज और प्रतिध्वनि। तो कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसके वजह से हम ध्वनि को प्रतिध्वनि कहेंगे, अर्थात इको कहेंगे। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। इसको सीधा सीधा कहें, ध्वनि का परावर्तन है ये। इको क्या है? ध्वनि का परावर्तन। अब यह जो परावर्तन है यह कौन कौन से कंडीशन को फॉलो करेगा तभी आपको प्रतिध्वनि सुनाई देगी। इसके लिए सबसे पहला कंडीशन है, ध्वनि को कम से कम 0.1 सेकेंड में वापस आनी चाहिए। जो सतह है, जो पहाड़ है, जो कठोर तल है, उससे टकरा के कम से कम 0.1 सेकेंड में वापस आनी चाहिए, या इससे ज्यादा समय भी ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज्यादा समय लेगा तो। लेकिन मिनिमम जो समय है वह 0.1 सेकेंड है, 0.1 सेकेंड होगी। इतना अंतर जरूर होना चाहिए, इतने समय में वो लौट के आना चाहिए कम से कम, तभी आपको प्रतिध्वनि सुनाई देगी। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कहता है कि इसमें स्रोत जो है वह स्रोत कम से कम जितना दूर होगा, जो पर्वत पठार कठोर तल है वो कम से कम 17 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए, कम से कम 17 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए। अब 17 मीटर ही क्यों ले रहे हैं, आगे बताएंगे। ठीक है, 17 मीटर की दूरी कब? जब ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड एवरेज जो हम लेते हैं, ध्वनि की नॉर्मल चाल 340 मीटर प्रति सेकंड हो, तब उसकी दूरी 17, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या, दूरी 17 मीटर होनी चाहिए कम से। दूरी जो है न्यूनतम दूरी है ना, याद रखिएगा, ये न्यूनतम दूरी है लगभग 17 मीटर। अब कमरे में बोलेंगे सर कमरे में 17 मीटर तो है ही नहीं, तो कमरा वाला तो इको ही नहीं है। हॉल वाला देखेंगे तो वो भी इको ही नहीं होता है, कुछ कंडीशन है, उसको जब फॉलो होगा तभी वो इको कहलाएगा, प्रतिध्वनि कहलाएगा। जिसमें पहला कंडीशन है ध्वनि को कम से कम 0.1 सेकेंड में वापस आने चाहिए। इससे अगर कम समय में आएगा तो हमको समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रहे हैं। जैसे हेलो बोलेंगे तो हा 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 बस सुनाई देगा, हेलो 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 ऐसे सुनाई नहीं देगा। तो ये प्रतिध्वनि के लिए पहला कंडीशन है 0.1 सेकेंड का समय, दूरी होनी चाहिए कम से कम 17 मीटर की। और तीसरा जो कंडीशन है वह बहुत इंपॉर्टेंट है, वह तल कैसा होना चाहिए, कठोर तल होना चाहिए, कठोर चिकनी होनी चाहिए, खुरदुरी भी होगी तो भी चल जाएगा, और इसमें ध्वनि का परावर्तन हो। ध्वनि परावर्तित हो। क्यों परावर्तित हो? सुनने के लिए, इको सुनने के लिए। पता चला कि आपने जैसे जो बोला है वो पूरा अवशोषित कर ली, वह तल बहुत ज्यादा खुरदुरा है, कोई गुफा उफा टाइप का है, या फिर खुरदुरा है पत्थर, तो वो पूरा ध्वनि को कहीं एब्जॉर्ब कर ली, तो एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए और शोषित नहीं होनी चाहिए, ध्वनि वापस भी आनी चाहिए, ध्वनि का परावर्तन होना चाहिए उस कठोर या चिकनी सतह से। तो ये 3 कंडीशन जब फॉलो होते हैं तभी कहलाता है इको, अर्थात ध्वनि का परावर्तन। अब हम देखेंगे जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें जो सूत्र जो एग्जाम में पूछा जाता है वो कैसे होगा। तो गणितीय इसका महत्वपूर्ण सूत्र कैसे होगा। एक और कंडीशन हो सकती है क्या? हाँ, एक और कंडीशन हो सकती है। कैसे? तीसरी कंडीशन क्या है? माध्यम हो सकती है, एक परिवर्तन के लिए माध्यम हो सकती है, जैसे कि शुष्क होनी चाहिए। अब पता चला आर्द्रता वाला है और पूरा एब्जॉर्ब हो जा रहा है ध्वनि, अवशोषित हो जा रही है, तो कहां से वापस आएगी। इसके अलावा वायु स्थिर होनी चाहिए, स्थिर वायु होनी चाहिए, तूफान में नहीं, हवा चल रही है टकरा के आपकी ध्वनि जो है
इधर उधर चली जाएगी। आप खुद जो जिसको बोलेंगे उसको सुनाई नहीं देगा अगर तेज हवा चल रही होगी तो, इसीलिए हमको जोर से बोलना पड़ता है। आ रहा है समझ में? तो ये शुष्क होनी चाहिए माध्यम, और वायु जो है वो स्थिर होनी चाहिए। तो ये चीजें तो आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। ये 4 कंडीशन फॉलो होंगे तभी ध्वनि का परिवर्तन होगा, अर्थात इको हमको सुनाई देगा। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला सूत्र जो एग्जाम में पूछा जाता है, बताऊंगा कैसे, और इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। पिछले एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे गए हैं, वो भी एक नहीं दो। एक तो सुनार वाला था और दूसरा प्रतिध्वनि से प्रश्न पूछा गया था। उन प्रश्नों को भी मैंने शामिल किया है, आगे मैं कराऊंगा उसको। बस आप फॉर्मूला समझ जाइएगा। फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। बस ये फॉर्मूला सभी को पता होगा, मेरे ख्याल से सभी को पता होगा। चाल बराबर दूरी बटा समय। आपको दूरी दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, चाल निकालने के लिए दे देगा। चाल दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, दूरी निकालने के लिए दे दिया रहेगा। तो ये फॉर्मूला होता है। अब ध्वनि द्वारा चली गई कुल दूरी अक्सर पूछी जाती है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बराबर चाल गुणा समय, ठीक है। अब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा ध्वनि द्वारा चली गई कुल दूरी। ये है आपका मेन फॉर्मूला जो मैं बताना चाह रहा हूं उसको। ध्वनि द्वारा चली गई क्या? दूरी बराबर क्या होगा? चाल, वायु की चाल है ना, ध्वनि की चाल, अगर ध्वनि का है तो ध्वनि की चाल गुणा समय। समय क्या है? वापस आने में लगा समय। अब देखिए, ध्वनि द्वारा चली गई दूरी अर्थात यह ध्वनि इस सोर्स से निकलकर यहां तक जाती है, ठीक है। आपने साउंड किया, यहां से निकलकर जाती है, और कैसे सुनाई देगा आपको? सुनाई कैसे देगा? लौट के आएगी तब, यहां से यहां तक, अर्थात ये L दूरी है तो ये भी L, अर्थात 2L हो जाएगा। 2L मतलब दोगुनी दूरी हो जाएगी। पहले जाएगी फिर वापस आएगी, तभी तो हमको सुनाई देगा। तो दूरी का मान 2 गुना होगा, 2 इंटू दूरी होगी। अब इसको इस पक्षांतर कर देते हैं, दूरी बराबर ये 2। यही फॉर्मूला है। इसको अगर आप चाहे तो दूरी को डिनोट कर सकते हैं m से, ठीक है, ठीक है, r से डिनोट कर दीजिए इसको, v इंटू टी अपॉन 2, या d से भी कर सकते हैं, r से नहीं करेंगे तो d से कर दीजिए, ठीक है, v इंटू टी अपॉन 2। बस इसी फॉर्मूला का यूज होगा सारी जगह पे। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, एक एग्जांपल देखिए। तो एग्जांपल कहता है कि प्रश्न ही है, 2 से भाग क्यों दिया हमने? पहले ध्वनि गई और वापिस आई, दोगुनी दूरी चली, इसलिए उसको पक्षांतर कर दिया हमने, 2 से भाग दे दिया। तो फॉर्मूला क्या हो गया? d बराबर v इंटू टी अपॉन 2, ठीक है। जो भी पूछा जाएगा इसी फॉर्मूला से निकलेगा। 2 चीजों का मान दिया रहेगा, तीसरी चीज आपको निकालनी है। जहां v जो है ध्वनि की चाल है, ध्वनि की चाल कितनी होती है? 330 मीटर, सॉरी एग्जाम में अगर नहीं दिया है तो आप लीजिएगा 340 मीटर प्रति सेकंड, या फिर उसमें दिया रहेगा कि ध्वनि की चाल कितनी लेनी है, उस हिसाब से आपको बतानी है। उदाहरण है, एक व्यक्ति दीवार की ओर चिल्लाता है और उसे 0.4 सेकंड में प्रतिध्वनि सुनाई देती है। कितने सेकंड में? 0.4 सेकंड में प्रतिध्वनि सुनाई देती है। यदि वायु में ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड है तो दीवार कितनी दूर है उस व्यक्ति से? दीवार कितनी दूर है? क्या क्या दिया गया है? टी का मान दिया गया है, कितने देर में सुनाई देता है? टी का मान दिया गया है, पहला उदाहरण, टी का मान दिया गया है 0.4 सेकंड, और ध्वनि की चाल दी गई है 340 मीटर पर सेकंड। 340 ही है,
हाँ 340 मीटर पर सेकंड। डी का मान निकालना है। डी बराबर क्या हो जाएगा, वी, वी का मान 340 और गुणा टी का मान कितना है 0.4 बटे 2। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे प्रश्न को आप गुणा मत, दशमलव वाला गुणा मत करते रहिएगा। इसको हटाइए, पहले इसको कर दीजिए इस गुणा 1 और 10, तो ये हो गया कितना हो गया 4, 2 दूनी 4, 1 कटा दीजिए 1 कटा दीजिए, 34 दूनी 68। किसमें, मीटर में। ये आपका हो जाएगा डी का मान, दूरी का, अर्थात वह व्यक्ति उस दीवार से 68 मीटर की दूरी पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी इसको सेंटीमीटर में यहां पर दे दिया रहेगा, वी का मान निकालने, वी का दे दिया रहेगा, टी निकालने के लिए बोल देगा। तो अगर वेग को आप वी को मीटर पर सेकेंड में लेंगे तो इसको भी आपको सेंटीमीटर जो दिया रहेगा डी का मान, उसको चेंज करना होगा और उसको मीटर में बदलना होगा। आ रहे समझ में? ठीक, उम्मीद करता हूं ऐसे जो है न्यूमेरिकल प्रश्न आप बना पाएंगे एग्जाम में आगे जो भी पूछा जाए। तो बस इसको याद रखिए, प्रतिध्वनि का फॉर्मूला याद रखिएगा, डी बराबर वी इंटू टी अपॉन 2। या फिर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी पूछा है तो दूरी को एक साइड रखिए, 4 और गुणा समय कर दीजिए। समय पूछा है तो उसको पक्षांतर इधर उधर कर लीजिए, बस इसी से प्रश्न बनेगा। और अब इसमें जो है पिछले साल जो क्वेश्चन आया हुआ था उसको भी मैं बताता हूं, लेकिन इससे पहले आपको एक चीज समझना होगा कि पर्वत पर चिल्लाते हैं तो कई पर्वत तो ऐसे हैं जिसमें हमको प्रॉपर सुनाई देता है। अगर हेलो बोलेंगे तो हेलो 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 हेलो, राम 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 राम, ये सारी चीजें सुनाई देंगी। लेकिन कई जगह क्या होगा, जैसे आप कमरे में चिल्लाएंगे, कमरे में चिल्लाएंगे तो कमरे में वो जो कंडीशन मैंने बताया है वो फॉलो नहीं होगा, और उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, हमको आवाज प्रतिध्वनि नहीं लगेगी, इको नहीं होगा, वह कहलाएगा गूंज। गूंज, गूंज मतलब आवाज गूंजने लगेगी, समझ में नहीं आएगा। हेलो बोलेंगे ह ह ह बस सुनाई देगी। या फिर एक छोटा हॉल है, उसमें आप जब बोलेंगे तो इको टाइप का नहीं लगेगा, एकदम गूंजने लगेगा, उसको बोला जाता है गूंज, वो प्रतिध्वनि नहीं है। इसलिए जो हॉल होते हैं उसमें अवशोषक परत लगाई जाती है, ग्रीन कलर के मखमल टाइप के कपड़े लगाए जाते हैं जो ध्वनि को सीधा अवशोषित कर लेते हैं और वापस परावर्तित नहीं हो पाते, तो हमको गूंज जैसा नहीं लगता है। तो देखिए ध्वनि और गूंज में क्या अंतर हो सकता है, प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि और गूंज अंतर क्या हो सकता है। पहला, सुनने का समय क्या होगा, सुनने का समय क्या होगा, सुनाई कैसे देगी, ये जो है कुछ समय बाद सुनाई देगी। प्रतिध्वनि जो है कुछ समय बाद सुनाई देगी और ये आप बोलते रहेंगे उसी समय साथ साथ सुनाई देने लगेगी, इसीलिए हल्ला टाइप का लगेगा। कमरे में भी आप जब बोलेंगे खाली कमरे में तो आपको गूंज का गूंज जो है वो महसूस हो जाएगा, चाहे तो प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। या दिवाली वगैरह में जब घर की सफाई होती है तो सारे सामान को जब बाहर निकाल दिया जाता है तब आप बोलते हैं तो आपकी आवाज गूंजने लगती है, आपको समझ में नहीं आता, स्पष्ट सुनाई नहीं देता। गूंज में स्पष्ट सुनाई नहीं देगा, प्रतिध्वनि में आपको स्पष्ट सुनाई देगा। अरे समझ, इसमें जो समय का अंतर होगा ना, ये कम से कम 0.1 सेकेंड होगा, या तो इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, या तो इससे ज्यादा होगा। हमेशा हमेशा जो लौटने का समय है उस ध्वनि का वो 0.1 सेकेंड के बराबर होगा या इससे ज्यादा होगा, जबकि गूंज में क्या होगा 0.1 सेकेंड से 0.1 सेकेंड से हमेशा क्या होगा, कम होगा। सॉरी क्या कर दिया क्या, बराबर भी नहीं, उससे कम, 0.1 से कम सेकेंड। क्या बताना चाह रहा हूं, कम सेकेंड में वो ध्वनि परावर्तित होके आएगी। जब इतने कम समय में ध्वनि परावर्तित होके आएगी तो जाहिर सी बात है कुछ समझ में आएगा ही नहीं और वो गूंज जैसा लगने लगेगा। ठीक है, दूरी देख ले, अगर इसके लिए मिनिमम दूरी 17 मीटर की है, इसके लिए निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं होगी, लेकिन इसके लिए निश्चित है 17 मीटर, मतलब
न्यूनतम दूरी जो है वो 17 मीटर होनी चाहिए। कैसे लगती है? जैसे आप इसको हेलो बोलेंगे, यहां पर लिखिए आप हेलो, तो हेलो ही सुनाई देगा। हेलो 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 होता है क्या? हेलो 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 ऐसे आपको थोड़ा कम उसमें सुनाई देगा। लेकिन जब आप इसमें हेलो बोलेंगे तो इसमें सिर्फ हाँ हाँ सुनाई देगा, समझ ही नहीं आएगा हेलो बोले हैं कि कुछ और बोले। ऐसी सुनाई देंगी हेलो ह ह ह। बोल के देखिएगा, प्रैक्टिकल करके आप रूम पे, खाली रूम होगा तो उसमें जो है वो चीज देख सकते हैं। जैसे इसमें अगर कुआं में बोलेंगे तो कुआं में प्रतिध्वनि सुनाई देगी। अगर वो कुआं हो गया, पहाड़ हो गया, जो खुले स्थान है, मिनिमम 17 मीटर की दूरी जो फॉलो करते हैं उसमें ये सुनाई देगा, पहाड़ों में या कुआं में। इसका उदाहरण हो जाएगा पहाड़ों या कुआं। इसमें अगर देखें तो कमरा, कमरा, हॉल, ये सब में का उदाहरण होगा। ठीक है, ठीक। आवाज इसमें दूरी पर निर्भर करती है। इसमें अब इसको नियंत्रित कैसे किया जाता है, नियंत्रित कैसे करेंगे? पहला इको है, इको को दूरी के हिसाब से नियंत्रित कर लेंगे, 17 मीटर न्यूनतम रखेंगे, इको आपको सुनाई देने लगेगा। लेकिन इसको गूंज को कैसे करें? गूंज के लिए दीवारों पर अवशोषक परत लगाई जाएगी, खास करके ग्रीन कलर का मखमल का कपड़ा लगाया जाता है बड़े बड़े हॉल में जहां पर गूंज सुनाई देती है। या अगर आप थिएटर पे जाएंगे, आप पीवीआर का कोई थिएटर गए होंगे या कोई कार्निवाल जो भी थिएटर गए होंगे, तो वहां पर जो बैठने के होते हैं उसको देखेंगे, या उसके दीवार पे जो लगे हुए हैं ना रेड कलर के, वहां पर खासकर लगाया जाता है, जो रेड कत्थे कलर का जो लगा रहता है वो अवशोषक परत होता है, ताकि जितना भी साउंड आए ना वो एब्जॉर्ब कर ले, इको ना हो। नहीं तो उतने बड़े कमरे में अगर कोई आवाज करेगा तो समझ ही नहीं आएगा, इतना गूंज होने लगेगा। तो वो अवशोषक होते हैं, ध्वनि जाएगी लेकिन वापस नहीं आएगी, अवशोषित कर ली जाती है। तो ये पर्दों के माध्यम से या मखमल कपड़े के माध्यम से अवशोषक परत लगाकर इसको कंट्रोल किया जाता है, किसको? गूंज को। ठीक, तो ये दोनों का अंतर आपको समझ में आना चाहिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि हमको गूंज और प्रतिध्वनि समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि एग्जाम में जैसे पूछा जाएगा ना, मान के चलिए कहीं पर 17 मीटर से कम है, डिस्टेंस का मान दे दिया, तो सीधा सीधे लिखेगा प्रतिध्वनि है ही नहीं। अरे सुनिए, वो प्रतिध्वनि है ही नहीं, क्योंकि प्रतिध्वनि के लिए मिनिमम जो दूरी है वो 17 मीटर की होती है। तो इस प्रकार से चाल कितनी होनी चाहिए? 340 मीटर पर सेकेंड, न्यूनतम दूरी 17 मीटर, और जो समय है वो मिनिमम 0.1 सेकेंड के बराबर या उससे ज्यादा। जैसे प्रश्न किया था मैंने, 0.4 लिया था, 0.1 से तो ज्यादा ही है ना वो। ठीक है, तो 0.1 सेकेंड से ज्यादा का समय, वो समय क्या है जो आप बोल रहे हैं, वो टकरा कर वापिस आने में लगना समय, पूरा का पूरा वापिस ना, जो आपके कानों तक पहुंचे, पहले जाएगी और वहां से टकरा के वापिस आएगी। तो ये इस दूरी को चलने में जो लगने वाला समय है वो 0.1 सेकेंड होना चाहिए। अब वो प्रश्न मैं आपको लेके चलता हूं, जो प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला 2019। क्वेश्चन है सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला 2019, ये प्रश्न आया था प्रतिध्वनि से। प्रश्न था, एक दीवार के सम्मुख 17 मीटर की दूरी पर खड़ा एक लड़का, दूरी दे दिया गया है, डी बराबर कितना है, बस ऐसे निकालिएगा, है ना, 17 मीटर। एक दीवार के सम्मुख 17 मीटर की दूरी पर खड़ा एक लड़का 40 ताली प्रति सेकंड बजा रहा है। वह नोटिस करता है कि उसकी ताली बजने की आवाज तथा प्रतिध्वनि की आवाज एक साथ बजती है। क्या बोला? वह नोटिस करता है उसकी ताली बजाने की आवाज तथा प्रतिध्वनि आवाज एक साथ सुनाई देता है। कितने ताली बजा रहा है वो? 10 ताली बजाया है। अब ये ताली क्या है इसको समझना होगा। ठीक है, 10 ताली बजाया, उसको लगता है कि एक साथ सुनाई दे रहा है, और ताली बजना बंद करने पर केवल एक बार सुनाई देगा, एक बार।
एक बार कब? बंद करने पर। एक बार वो सुनाई देता है तो प्रतिध्वनि सुनाई। ध्वनि की चाल का मान क्या है? ध्वनि की चाल का मान क्या है? अर्थात v का मान दिया गया है, सॉरी v का मान पूछा गया है। अब देखिए d बराबर जो होता है ना, d बराबर v t अपॉन 2 होता है। इसमें हमको v पूछा गया है, v पूछा गया है तो क्या हो जाएगा? v 2 इंटू डी, सॉरी ये इधर आ जाएगा ना, इधर आ जाएगा 2d बराबर v इंटू टी है, t को इधर पक्षांतर कर देंगे t, ये आपको निकालना है। तो देखिए d का मान तो है 17, 17 दूनी 34, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन t का मान कैसे निकालेंगे? अब इस चीज को देखिए, वो 10 ताली बजाता है, ठीक है, 10 ताली, पहला ताली बजाया तो उसको नहीं सुना, दूसरा ताली बजाया तो वापस टकरा के यहां पर आ गया, और लास्ट में कितना ताली सुनाई दिया? एक बार उसको ताली सुनाई दिया। अर्थात प्रति सेकंड उसके ताली की संख्या अगर निकालें हम सेकंड में तो 1/10 होगा। आ रहा है समझ में? 1/10 होगा ना प्रति सेकंड। मतलब पहला बार जब वो बजाया तो सुनाई नहीं दिया, लेकिन दूसरा बार जब बजाया तो वापिस सुनाई दिया। अर्थात दो ताली के बीच कितना अंतर है? 1 सेकंड का अंतर है। तो 10 ताली के बीच कितना अंतर हो जाएगा? 1/10। आ रहे समझ में? नहीं समझ में? एक ताली के बीच, दो तालियों के बीच कितना अंतर है? 1 सेकंड का अंतर है, ठीक है। 10 ताली प्रति सेकंड बजा रहा है, मतलब एक ताली के बीच का समय आप निकाल सकते हैं। 10 ताली बजाए, लास्ट में 1 सुनाई दिया तो 1/10 कर दीजिए, ठीक है, 10 ताली प्रति सेकंड, तो ये हो जाएगा 0.1 सेकंड। बस अब आपको आंसर, अगर यही से चीजें समझ में आ गई, कंडीशन मैंने जो बताया है, तो इसके हिसाब से v का मान कितना आ जाएगा? अगर ये जान रहे होंगे तो v का मान मैंने बताया था 340 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ऐसे नहीं, आपको कैलकुलेशन करके निकालने के लिए एग्जाम में देखना है। अगर ये चीज याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा मार दीजिए 340। अब कैलकुलेशन कर लीजिए, d का मान रखिए, v बराबर 2d अपॉन t रखना है। 2 इंटू डी का मान कितना है? 17, और टी का मान 0.1। कुछ मत कीजिए, 2 गुणा 17 और इसको ऊपर कर दीजिए, दशमलव है, 1 ऊपर गुणा हो जाएगा 10 का 10, तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा? बस 17 दूनी 34 और ये 10 से गुणा करें 340 मीटर पर सेकेंड, ये आपको हो जाएगा आंसर। वही चीज, बहुत सरल प्रश्न पूछा गया था, बस कठिन इसलिए लगता है क्योंकि आप पढ़े नहीं होते। जब तक पढ़ेंगे नहीं वो चीज समझ में आएगी नहीं। यही तो होता है एग्जाम में, पढ़ के नहीं जाते हैं और लगता है कि बहुत कठिन स्तर का। सोनार का भी एक क्वेश्चन आया है, जब सोनार पढ़ाऊंगा तो उसको दिखा दूंगा, एकदम सरल स्तर का। क्या ये प्रश्न कठिन था? कोई कठिन नहीं था, बिल्कुल सरल। हाँ, कुछ कुछ प्रश्न बस पढ़े नहीं थे, इस वजह से कठिन लग रहा था, और IIT JEE लेवल का क्वेश्चन था, ऐसा बोला जा रहा। और था भी, कठिन पेपर था, लेकिन आपको उसी स्तर की पढ़ाई अगर करेंगे तो क्यों नहीं बनेगा भाई। ये प्रश्न क्या कोई कठिन है? बहुत सरल प्रश्न है, एकदम सरल तरीके से बन रहा है। और अगर ये चीज आप निकाल लिए तो आंसर तो ऐसे ही पता चल गया, कोई समय नहीं लगना है, ठीक है। चलिए अब अगले टॉपिक पे बात करते हैं। ध्वनि के प्रतिध्वनि हमने पढ़ लिया, गूंज पढ़ लिया। ध्वनि में एक चीज और देखने को मिलती है जिसको कहा जाता है तीव्रता। ध्वनि की, देखिए प्रश्न इसी सब से आएगा ना, इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। इसको क्या बोला जाता है? साउंड इंटेंसिटी। तीव्रता को इंटेंसिटी, एस रहता है कि सी रहता है? जी एस नहीं रहता, सी नहीं रहता है, एस रहता है। इंटेंसिटी, ध्वनि की तीव्रता, साउंड इंटेंसिटी, इसको डिनोट किया जाता है आई से। ध्वनि की तीव्रता क्या है? एकदम सरल शब्दों में समझिए। जैसे कि आपको कोई ध्वनि बहुत जोर से सुनाई देगी, ये तेज ध्वनि और मंद ध्वनि को बताता है। क्या? ध्वनि की तीव्रता।
कौन सी आवाज कितनी तेज है, कितनी मंद है या धीमा है, यह बताएगी कौन? ध्वनि की तीव्रता। एक भौतिक राशि है जो किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड में ध्वनि द्वारा कितनी ऊर्जा पैदा की जाती है, ऊर्जा दी जा रही है, अर्थात उसमें ऊर्जा कितनी लगी है, इसको कहा जाता है ध्वनि की तीव्रता। उसमें लगने वाली ऊर्जा कितनी है। जितने ज्यादा, जैसे आप हथौड़ा ठोकेंगे लोहे को, कम मारेंगे तो कम सुनाई देगा, जब ज्यादा जोर का मारेंगे तो ज्यादा दूर तक सुनाई देगा या ज्यादा आवाज आएगा। तो उसमें कितनी ऊर्जा दी जा रही है एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड में, वह मात्रा बताने वाला क्या है? ध्वनि की तीव्रता है। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता अर्थात समझ में आ रहा होगा, हमारे कानों तक वह आवाज कितनी तेज या कितनी धीमी सुनाई दे रही है, वही कहलाती है ध्वनि की तीव्रता। इसको डिनोट किया जाता है आई से, और आई बराबर होता है पावर एंड एरिया। उस पावर पर, उस प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कितनी ऊर्जा, कितनी पावर दी जा रही है, ध्वनि स्रोत द्वारा उत्पन्न शक्ति कितनी है, और वह के एकांक क्षेत्रफल, उस एकांक क्षेत्रफल में ध्वनि स्रोत द्वारा कितनी शक्ति पैदा की जा रही है, अरे लगने वाली ऊर्जा का मान। I इज इक्वल टू P अपॉन A इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है ना। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक बहुत सरल है, P का मात्रक होता है वाट और इसका हो जाता है एरिया का मीटर स्क्वायर, तो वाट मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा, या इसी को बोला जाता है वाट प्रति वर्ग मीटर। क्या? वाट प्रति वर्ग मीटर, ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है। और एक वाट प्रति वर्ग मीटर बराबर कितना होता है? एक वाट इसको ऐसा है, प्रति वर्ग मीटर बराबर होता है 120 क्या डीबी, डेसिबल, 120 डेसिबल। हम किस में नापते हैं ध्वनि की तीव्रता को? ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है डेसिबल से, और अगर एक्चुअल में जो निकाले हम तो उसको बोला जाता है वो वाट प्रति वर्ग मीटर होता है। इससे इसका बेसिक मात्रक है, लेकिन हम जो सुनते हैं ध्वनि की तीव्रता के लिए डेसिबल यूज करते हैं, और एक डेसिबल एक वाट प्रति वर्ग मीटर बराबर होगा 120 डेसिबल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को नोट डाउन कीजिए अभी के अभी और याद कर लीजिएगा हमेशा के लिए। एक वाट प्रति वर्ग मीटर बराबर होता है 120 डेसिबल। अब डेसिबल तो आपको समझ में आ गया होगा, कितने डेसिबल तक हम सुन सकते हैं, कितने डेसिबल तक नहीं सुन सकते हैं। अब बोलेंगे सर अगर ये ध्वनि की तीव्रता है जिसमें आवाज का तेज सुनाई देना या धीमा सुनाई देना होता है, तो ये क्या है? या होता होगा, सवाल उठ रहा होगा मन में, आ रहा है। हर्ट्ज में किसको मापेंगे या आवृत्ति क्या है? तो आप जोर से बोलेंगे, जब ज्यादा ऊर्जा लगाएंगे तो आवाज का मान जो होगा तेज होगा, वो होगा क्या? ध्वनि की तीव्रता। लेकिन उसमें कंपनों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति है। आवृत्ति क्या बताती है? आवृत्ति उस ध्वनि की पिच को बताती है, तारत्व को बताती है कि वो ध्वनि पतली है कि मोटी है। आ रहे समझ में? कोई ध्वनि पतली है या मोटी है यह बताएगी आवृत्ति, जिसे मापा जाएगा हर्ट्ज में, और कोई आवाज कितनी तेज है या कितनी धीमी है यह बताती है ध्वनि की तीव्रता। तो दोनों को हमेशा आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब डेसिबल और हर्ट्ज होता है जो समझ में आ गया होगा। डेसिबल किसको मापेंगे? ध्वनि की तीव्रता को, और हर्ट्ज किसको मापेगी? ध्वनि की आवृत्ति को। अब एक बेसिक सा सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि क्या उठ रहा होगा कि ध्वनि आप माप रहे हैं सर, तीव्रता को माप रहे हैं डेसिबल से और आवृत्ति को माप रहे हैं हर्ट्ज से, तो क्या डेसिबल और आवृत्ति बराबर है? चलिए इस प्रश्न को देखेंगे इसको आगे, लेकिन इससे पहले एक चीज मैं आपको बताता हूं कि यहां पर जो आई है ना, आई है,
आई बराबर पी अपॉन ए। इससे भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। कैसे प्रश्न पूछा जाएगा देखिए बताता हूं आपको। एक प्रश्न देखते हैं, खुदा न खास्ता कभी एक आध प्रश्न पूछ लिया तो, यदि एक ध्वनि स्रोत 0.5 वाट, 0.5 अर्थात पी का मान 0.5 वाट ऊर्जा प्रति सेकंड छोड़ता है तो वह ऊर्जा 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्र पर फैलती है। अर्थात इसमें दिया गया है ए का मान 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर फैलती है, तो आई का मान क्या होगा, ध्वनि की तीव्रता क्या होगी। तो बस सीधा सीधा आप रख दीजिएगा यहाँ पर 0.5 और बटे में रख दीजिएगा 2। ठीक है, इसको पहले क्या कर लेंगे, इसको 10 से गुणा कर लीजिए, 5 हट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। या फिर दशमलव में देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 0 0, 4 दूनी 8 और बच जाएगा 2, 4 पंचे 20, 2.5। अब ये 0.5 क्या होगा, 0.5 वाट प्रति मीटर स्क्वायर होगा ये ध्वनि की तीव्रता। तो ऐसे प्रश्न अगर पूछेगा तो, लेकिन ऐसे प्रश्न मेरे ख्याल से नहीं आएंगे, फिर भी अगर आ जाए इसके लिए मैंने बता दिया है। 2 चीजें दी जाएंगी। ये फॉर्मूला आप नोट डाउन करके रखिए, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे पीडीएफ में आपको ये सारी की चीजें सारी मिल जाएंगी। अब बात करते हैं दूसरी चीज पे, जो मैं बोल रहा था कि ध्वनि की तीव्रता का मापन हम किससे कर रहे हैं, डेसिबल से कर रहे हैं। ठीक है, और उसकी आवृत्ति का मापन किससे कर रहे हैं, हर्ट्ज से कर रहे हैं। तो क्या डेसिबल और हर्ट्ज में कोई संबंध हो सकता है, डेसिबल और हर्ट्ज का संबंध हो सकता है क्या। यह संबंध उसी प्रकार है जैसे कि कोई 60 किलो का व्यक्ति है, 162 सेंटीमीटर लंबा है। क्या बोला मैंने, 60 किलोग्राम का एक व्यक्ति है और 162 सेंटीमीटर वो लंबा है। ये लंबाई बता रहे हैं, आइए वजन को बता रहे हैं। क्या आपको इन दोनों में संबंध पता है, लंबाई और वजन में कोई संबंध पता है। बस इन दोनों को आपस में जोड़ के कोई संबंध नहीं दर्शा सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये लगने वाली ऊर्जा की मात्रा को बता रही है और यह किसको बता रहे हैं, कंपन को बता रही है। तो क्या जरूरी है कि कंपन जितना ज्यादा होगा उतना डेसिबल ज्यादा होगा। यह लगने वाली क्या ऊर्जा की मात्रा को बताती है और यह होने वाली कंपन या फिर आवृत्ति को बताती है। 1 सेकंड में कितनी आवृत्ति हो रही है ये बताता है, और यह उसकी तीव्रता का मापन करता है, अर्थात जोर से सुनाई दे रहा है या फिर मंद या धीमे सुनाई दे रहा है, इसको मापता है। ठीक है, तो ध्वनि की तीव्रता को ये आवृत्ति को मापता है। यह क्या है, तेज सुनाई देगा या मंद सुनाई देगा, इसको बताता है, तेज या मंद। लेकिन ये क्या देगा, आवाज जो है वो कंपन जो है कैसी है, इससे क्या निकलेगी हमको, यह आवृत्ति को बताएगी। अगर तेज मंद ध्वनि को डेसिबल सुनाई देगा तो ये पतला या फिर मोटा, आवाज पतला होगा या मोटा होगा, अर्थात ये किसको बताएगी, PITCH, पिच को बताएगी, उसके तारकता को बताएगी। अरे अब इसका क्या हो जाएगा, ये डेसिबल और ये आवृत्ति किसमें मापा जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है। क्या न्यूनतम सीमा हो सकती है, बिल्कुल न्यूनतम सीमा हो सकती है। कैसे, ये 0 से 120 डेसिबल तक को हम सुन सकते हैं, 0 से 120 डेसिबल तक को हम सुन सकते हैं। और इसमें लगभग 20 हर्ट्ज से, आगे मैं परास पढ़ाऊंगा तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति क्या कर सकते हैं, हम सुन सकते हैं। ठीक है, डेसिबल में बोले तो 0 से 120 डेसिबल की ध्वनि की तीव्रता को हम सुन सकते हैं, और हर्ट्ज में बोले तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की आवाज को हम सुन सकते हैं। दोनों अलग अलग चीजें हैं। अरे सुनाई देने के लिए इनका आपस में वही संबंध हो रहा है जैसे किलोग्राम और लंबाई में। तो क्या जितना ज्यादा डेसिबल होगा उतना आवृत्ति होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आगे एग्जांपल में बताता हूं। इसको मापने के लिए क्या होता है, डेसिबल मापने के लिए साउंड लेवल मीटर होता है, साउंड लेवल मीटर, और इसको इसके लिए फ्रीक्वेंसी काउंटर है ना,
फ्रिक्वेंसी काउंट करने वाला मशीन फ्रिक्वेंसी काउंटर कहलाता है। डीबी जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, ये इसको अगर बढ़ाएंगे, डीबी को जैसे बढ़ाएंगे ये बढ़ेगा तो तेज होते जाएगा, लेकिन इसको अगर बढ़ाएंगे तो ये पतली होती जाएगी, पिच इसका बढ़ते जाएगा, सुर में आने लगेगी, पतली सुर से सुर बड़ा होता है सुर। ठीक है, ये पतली होगी, इतनी आवाज पतली होती जाएगी और ये इसमें तेज आवाज सुनाई दे, कान फटने लगेगी ज्यादा डेसिबल की हो जाएगी तो। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अब जो चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, उसको समझिएगा। क्या डेसिबल बढ़ाने पे आवृत्ति बढ़ेगी, या आवृत्ति बढ़ाने पे डेसिबल बढ़ेगी, या फिर क्या जिसका डेसिबल ज्यादा होगा उसका आवृत्ति भी ज्यादा होगी? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। पहले समझते हैं कैसे। स्रोत मैं लेता हूं, ध्वनि का स्रोत क्या लिखे, ध्वनि स्रोत। नोट डाउन करके रखिएगा, ये टेबल इंपॉर्टेंट है। इसमें लेता हूं मैं डीबी, ठीक है, इसमें डीबी लेता हूं और इसमें हर्ट्ज लेता हूं। कोई ध्वनि स्रोत लेता हूं, जैसे कि एक ध्वनि स्रोत लेते हैं, क्या है, मच्छर की भिनभिनाहट, मच्छर, इसका जो आवाज होती है ना डीबी में 20 डीबी की होती है, धीमी कम सुनाई देती है मच्छर की भिनभिनाहट, लेकिन इसकी आवृत्ति 400 हर्ट्ज की होती है, 400 हर्ट्ज की होती है। चलिए ये एग्जांपल तो समझ में आया ही नहीं होगा, अभी तो पता ही नहीं चला। लेकिन आप देखिए इसमें महिला जो बात करती है, तेज बात करने वाली महिला, महिला तेज बात करती है, ठीक है, जब तेज कोई महिला बात करती है तो ये 65 डीबी की आवाज निकालती है, 65 डीबी की, और आवृत्ति उसका कितना हो जाता है, 250 तो ऐसी हो या 250 प्रति सेकंड, उसका आवाज जो है 2000 हर्ट्ज उसकी आवृत्ति होती है, पतली 2000 हर्ट्ज। सीटी की बोले, सीटी की बात की जाए, सीटी है तो ये कितने डेसिबल की आवाज निकाल सकती है, सीटी जो है तेज आवाज निकाले तो 100 डेसिबल की, 100 डेसिबल, और इसमें आवृत्ति 3000 हर्ट्ज की है सीटी की आवाज। ढोल बज रहा है, जो धीमे तरीके से ढोल बज रहे हैं, ढोल जो है धीमे, थोड़ा धीमे होगा, ज्यादा एकदम जोर से नहीं, तो ये डीबी में लगभग 85 डीबी होगा। मनुष्य की श्रवण क्षमता तो जानते हैं ना, 120 डीबी हाईएस्ट फटने लगे, 90 से ऊपर जाएगा तो कान एकदम शोर लगने लग जाता है। तो ढोल सुराही अच्छी लगती है, 85 डीबी की होती है, ये मात्र 100 हर्ट्ज की होती है। अब एक और पंखा, पंखे की बात की जाए, पंखा जो चलते हुए पंखा है वो कितना, बहुत धीमी, बहुत धीमी, कितने 30 डीबी की, 30 डीबी की साउंड निकालती है, और वहीं पर उसकी आवृत्ति लगभग 60 हर्ट्ज की हो जाती है। ये टेबल समझ में आ रहा है। अब इस टेबल पे आप एक चीज समझिए, ढोल की आवृत्ति को देखिए, ढोल की आवृत्ति को देखिए 100 हर्ट्ज की है, लेकिन डीबी 85 डीबी की है, जबकि यहां पर महिला की तेज आवाज जो है मात्र 65 डीबी की है, आवृत्ति को देखें तो 2000 हर्ट्ज की है। वही अगर मच्छर की आवृत्ति देखें, मच्छर की आवृत्ति जो 400 हर्ट्ज है, और ये इस दोनों को कंपेयर किया, 85 डीबी की है, कितना है, 100 हर्ट्ज की है, ये मात्र 20 डीबी की है, ये 400 हर्ट्ज की है। तो उल्टा संबंध दिख रहा है। तो इसीलिए हर्ट्ज और डीबी में कोई संबंध नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्वनि की तीव्रता और ध्वनि की आवृत्ति। जरूरी नहीं है जिसकी आवृत्ति ज्यादा हो उसकी तीव्रता भी बहुत अधिक है। तीव्रता का संबंध ऊर्जा से है, उसमें लगने वाली ताकत से है, आवृत्ति का संबंध उसमें होने वाले कंपन से है, अर्थात वो पिच को बताएगी, आवृत्ति पतली या मोटी, और जो तीव्रता है वह तेज या मंद आवाज। उम्मीद करता हूं ये समझ में आपको अच्छे से आ गया। मेरे ख्याल से अब अभिलक्षण खत्म हो गया, ध्वनि परास, अल्ट्रासाउंड, सोनार, ये सब बचा हुआ है, पढ़ लेंगे। और पिछले साल के एग्जाम में 2019 में
पूछा गया था सोनार से, तो उसको जरूर पढ़िएगा, उसको पढ़ा दूंगा, अच्छे से समझिएगा। अभी प्रतिध्वनि को बहुत ध्यान से समझना है आपको। इसके अलावा अगर पूछा जाएगा तो तीव्रता से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पिच से तो आ ही रहा है। ठीक है, चलिए मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।